हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं 19 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसके सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को हम पहले देख चुके हैं। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में सांस्कृतिक विविधता बढ़ेगी, मतलब वो कई चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे तथा छात्रों को नाना प्रकार से उस संप्रत्यय को समझने का अवसर प्रदान करता है। मतलब वो कई प्रकार से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को। यह अभिकथन जो है वो सत्य है, क्योंकि अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है। यदि उदाहरण हमारे बीच से उठाए जाते हैं। देखिए, अगर आप उनके पास पड़ोस की कोई चीज़ के बारे में उनको बताएंगे बात कि ये वैसा है जो आप देख रहे हो, तो वो जल्दी समझ पाएंगे। यही शिक्षार्थी के अंदर जुड़ाव की भावना विकास होता है। इसलिए ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के क्रियान्वयन द्वारा, या फिर अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम का उपयोग करके, पहुंच से बाहर आधारभूत ढांचा अभिकल्पित करके, सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहा जाता है जिसमें एक ही विद्यालय में बाधित एवं सामान्य बालकों को एक ही साथ रख कर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक तथा सामान्य बालक पूर्ण समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा में समावेशन को निम्न प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है। देखिए कैसे, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के क्रियान्वयन द्वारा, सहयोग एवं संप्रेषण को प्रोत्साहित करके, गम्य आधारभूत ढांचा अभिकल्पित करके, या फिर ऐसे वातावरण का सृजन करके जिसमें बालक विविधता के साथ सीख सके, शिक्षण पर जोर न दे कर पठन के लिए अधिगम पर जोर दें। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण कठिनाई से संबंधित है। तो देखिए, जहाँ पे सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण कठिनाई हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, स्वलीनता होगी, ऑटिज्म। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है स्वलीनता एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है जो मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। स्वलीनता किसी व्यक्ति की संप्रेषण और खुद को व्यक्त करने की क्षमता, दूसरों के व्यवहार और अभिव्यक्ति को समझने को प्रभावित करती है। इस स्थिति में पीड़ित लोगों को स्वस्थ व्यक्तियों और सामान्य रूप से समाज के साथ बातचीत करने में परेशानी होती है। स्वलीनता से पीड़ित कुछ लोग अपेक्षाकृत स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम होते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे। विभिन्न प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना, विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना, या फिर कह रहा है अनुदेश के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े होना, स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना। तो यहाँ पर देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी की बात करी जा रही है। तो अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में हमें विभिन्न प्रकार के स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृष्टिबाधित विद्यार्थी दृष्टि का या देखने की समस्या से पीड़ित होते हैं, किंतु यदि उन्हें सही प्रशिक्षण और उचित साधन सुविधा प्रदान की जाए तो वे अच्छी साक्षरता क्षमता का विकास कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के अनुकूलन हेतु निम्न कदम कारगर हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उचित ठहराव दोहराव के साथ स्पष्ट और जोर से बोलना चाहिए, उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, उन्हें पढ़ाने के लिए श्रव्य सामग्री व ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए। ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के साथ बैठाकर मुख्यधारा में जोड़ा जाना चाहिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है, रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण एवं सहयोग के कविताएं एवं गीत रचना आरंभ कर दिया था तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के इसका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है, प्रतिभाशाली होना, बुद्धिलब्धि, या फिर पठन वैकल्य, या फिर स्वलीनता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वो काफ़ी जल्दी इसने सब कुछ कार्य करना स्टार्ट कर दिया, यानी वो कैसा है, प्रतिभाशाली है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है,
रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं गीत रचना आरंभ कर दिया था तथा वह बिना किसी बाह्य प्रेरणा के, यानी कोई बाह्य प्रेरणा नहीं, वो खुद से आनंद लेकर ये सभी काम कर रहा है, यानी वह विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली होने का द्योतक है। प्रतिभाशाली बालक, देखिए इनके बारे में पढ़ लीजिए। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो अपनी आयु के बालकों की योग्यता व क्षमताओं से अधिक योग्यता व क्षमता रखते हैं। ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि उच्च होती है। इन बालकों की अलग अलग सोच होती है। वे बहुत जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं तथा अपने साथियों की तुलना में चीज़ों को तेजी से पकड़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए। उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन, प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करना, या फिर प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, या फिर प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण और अभ्यास करना। तो यहाँ पे देखिए अवलोकन अध्ययन की वह विधि है जिसमें अध्ययन विषय वस्तु एवं घटना का अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं की वास्तविक प्रकृति, उनकी गंभीरता, विस्तार एवं परस्पर संबंधों का सूक्ष्म अवलोकन करके ही वास्तविक तथ्यों तथा का संकलन किया जाता है। अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करने का सुझाव देना चाहिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। ध्यान देना, कंठस्थीकरण, अधिसंज्ञान, भूलना। तो देखिए मेटाकॉग्निशन है, यानी अधिसंज्ञान। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगमन पर विचार विमर्श चिंतन करने की योग्यता को अधिसंज्ञान कहा जाता है। मेटा संज्ञान से तात्पर्य है संज्ञान के बारे में ज्ञान, यानी सोच के बारे में सोच। अन्य शब्दों में कहा जाए तो किसी अन्य समझ का प्रदर्शन, निगरानी और आकलन करने उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इस शब्द का विकास जॉन एच फ्लेवेल ने किया था। यह अधिगमकर्ता के किसी संज्ञानात्मक कार्य के प्रसंस्करण को नियमित और नियंत्रित करता है। मेटाकॉग्निशन शब्द का अर्थ है अनुभूति से ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है अभिकथन है एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। तर्क कह रहा विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभिकथन जो है एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों को उनके परिवेश से संबंधित अनुभवों से अनदेखी करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यह कथन गलत है, क्योंकि बच्चे सक्रिय जिज्ञासु शिक्षार्थी होते हैं, अतः उन्हें उनके परिवेश से संबंधित अनुभवों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। देखिए बच्चों के किसी भी कार्य की कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं तर्क। इसमें कह रहा विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने से प्रभावी शिक्षा होती है तथा वे अपना शब्द माता पिता से सीखते हैं, अतः अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। या फिर कह रहा अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। तो देखिए अधिगम जो होता है सामाजिक संदर्भों से हटकर जो स्वतंत्र रूप से होता है। अधिगम की विशेषताएं देख लीजिए। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम समायोजन करना है, अधिगम अनुभवों का संगठन, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार से होता है, अधिगम नवीन वातावरण की उत्पत्ति है, अधिगम में परिवेश के साथ अंतःक्रिया शामिल है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, अतः अभिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। यह कथन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक तरीके से ही प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तो वह किस अवस्था में होता है। उच्च स्तरीय चिंतन, अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। यहाँ पे प्रतिक्रियाओं का समुच्चय हो जाएगा। कैसे, देखिए जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तो वह प्रतिक्रियाओं के समुच्चय की अवस्था में है। प्रतिक्रिया समुच्चय को अनुक्रिया समुच्चय भी कहा जा सकता है। अनुक्रिया समुच्चय या प्रतिक्रिया समुच्चय समस्या समाधान में बाधक है। समस्या समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना अनुक्रिया जो है या समुच्चय प्रतिक्रिया समुच्चय कहलाता है। प्रतिक्रिया समुच्चय तब उत्पन्न होता है जब समाधानकर्ता सबसे अच्छा समाधान खोजने के प्रयास से हेतु सामान्य ज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही। त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत है। त्रुटियां अर्थपूर्ण होती हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यापक को त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। देखिए त्रुटियां जो होती अर्थपूर्ण होती हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए
बच्चों की गलतियां जो होती हैं, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं, इसलिए गलतियां जो होती हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियां अर्थपूर्ण होती हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। जब कोई विद्यार्थी किसी विषय में महारत हासिल नहीं कर पाता तो वह गलतियां करने के लिए अति संवेदनशील होता है। गलतियां और कुछ नहीं बल्कि सीखने के दौरान बच्चे द्वारा की गई गलतियाँ हैं या पहले से ग्रहण किए गए और नए समायोजित ज्ञान में बेमेल के कारण भी होता है। छात्रों द्वारा की गई गलतियों त्रुटियों को उनकी सोच को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। त्रुटियां बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक है। त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में माना जाता है क्योंकि यह बच्चे की समझने में मदद करती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करता है। देखिए, अभिप्रेरित बोरियत, उच्च डर, गुस्सा, ये कोई भी अभिप्रेरित नहीं करेंगे। अभिप्रेरित क्या करेगा? होप मीन्स उम्मीद। देखिए यहाँ पे कह रहा है संवेग और अधिगम अविभाज्य हैं। संवेग विद्यार्थियों के अधिगम में वृद्धि एवं हस्तक्षेप दोनों कर सकती हैं। संवेग भी संक्रामक हो सकती है। मजबूत सकारात्मक या नकारात्मक भावनात्मक अवस्थाएं अधिगम को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक सीखने की भावनाएं जैसे रुचि, जिज्ञासा, उम्मीद, आश्चर्य, जुनून, रचनात्मकता, जुड़ाव, आनंद विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि बुद्धि, स्वास्थ्य एवं उम्र, अभिक्षमता, सीखने की तत्परता, वातावरण, परिपक्वता आदि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में एकदम सन्नाटा रहता है। यहाँ जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी देखिए कक्षा में सन्नाटा कभी अच्छा नहीं होता है। शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन क्या दिया रखा है। देखिए विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम में अंतर कर पाते हैं। देखिए एक सफल कक्षा के लिए प्रेरित शिक्षक महत्वपूर्ण है। वो शिक्षण को एक अलग दृष्टि से देखेगा और ऐसा करने में वो अपने छात्रों को भी सीखने के लिए प्रेरित करेगा। देखिए प्रेरणा रचनात्मक और जिज्ञासा को प्रज्वलित करने में मदद करती है जिससे छात्रों में और अधिक सीखने की इच्छा पैदा होती है। अभिप्रेरित शिक्षण की विशेषताएँ क्या हैं? शिक्षार्थी को अपनेपन का बोध होना चाहिए। उसको आप डांटे नहीं हर बात पे, उसकी बात को समझें, उसको समझाएं। अधिगम प्रक्रिया उत्तेजक एवं रोचक होती है। विद्यार्थी जिज्ञासु होते हैं अतः बहुत से प्रश्न पूछते हैं। छात्र के कार्यों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचने की संभावना है। योग्यता के समृद्धात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास, या फिर कह रहा है वृद्धि पहचानों अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। देखिए जब भी रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा दिया जाएगा वही बाधा पहुंचाएगा अधिगम में। बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अधिगम शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है सीखना। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान, व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना है अधिगम कहते हैं। अधिगम में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व निम्न हैं। विषय के से कोई संदर्भ न रखने वाली पाठ्यवस्तु, अनुपयोगी विधियों का उपयोग, या फिर कह रहा शिक्षक द्वारा बालकों को अधिगम प्रक्रियाओं को ना समझाना, गुणाकलन का अभाव छात्रों का एवं अध्यापकों में होना, शिक्षकों की कमी एवं झिझक, विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, कक्षा में भय एवं अवरोध उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें कह रहा अधिगम अधिक प्रभावशाली ये होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है, बहुत ही अमूर्त एवं जटिल है, और फिर कह रहा संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती है, और यहाँ पे क्या है बहुविधि विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षण द्वारा एक व्यक्ति में ज्ञान और कौशल के प्रभावी प्रसारण या हस्तांतरण से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह विद्यार्थियों द्वारा अवधारणाओं और विचारों को सीखने में आत्मसात करने के तरीकों को बढ़ाता है। अधिगम एक प्रभावशाली हो जाती है यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, आप कोई भी चीज़ अगर बच्चों को बता रहे हैं, कई सारी प्रकार से बता रहे हैं, कई विधियों से बता रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। तब छात्रों को स्वायत्तता दी जाती है, उन्हें अपने दम पर कार्य करने का नियंत्रण दिया जाता है, क्योंकि यह कार्य अधिगमकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण से संबंधित है जो बच्चों के अनुभव और ज़रूरतों को प्राथमिकता देती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आप पढ़ते रहिए खूब अच्छे से, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।